हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। बट पहले रिकॉल कर ले हमने क्या पढ़ा है। हमने अभी तक दो काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ ली है, प्राइस इलास्टिसिटी इन इट्स फुल डिटेल, एंड कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इनकम इलास्टिसिटी। तो क्यों ना हम कल वाले लेक्चर को एक बार ब्रीफ में रिकैप कर लेते हैं। इनकम इलास्टिसिटी का मीनिंग रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। सिंपल वर्ड्स में बोले तो इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है। कम चेंज आता है तो लेस इलास्टिक, ज़्यादा चेंज आता है तो मोर इलास्टिक। फ्रेंड्स, हमारे कोर्स में दो ही मेथड है यहाँ, परसेंटेज मेथड और आर्क इलास्टिसिटी, जिसके फॉर्मूले हमने कल देख लिए थे, न्यूमेरिकल्स भी लिए थे हमने प्रैक्टिस के लिए। एंड जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट, नॉर्मल गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेर एज इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। अब नॉर्मल गुड्स भी 3 काइंड्स के होते हैं, तो उन तीनों में पॉजिटिव तो होगा लेकिन डिग्री चेंज होगी। इफ द गुड्स आर लग्जरी गुड्स, इनकम इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। इफ द गुड्स आर नेसेसिटीज, elasticity is less than 1, and if the goods are comfort, unit elasticity. So these are the 5 questions which are frequently asked. Now we come to a new topic today, cross elasticity. Cross elasticity. Cross. Now the word cross actually relates to related goods. Recall करें हमने factors affecting demand में सेकेंड पॉइंट पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट का प्राइस अगर चेंज होगा तो इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द रिलेटेड गुड। जैसे पेप्सी और कोक, पेप्सी का प्राइस बढ़ जाए तो पेप्सी महंगी होगी ना, तो पीपल विल बाय मोर ऑफ कोक। तो व्हाट विल हैपन फ्रेंड्स, पेप्सी का प्राइस बढ़ने पर, से पेप्सी का प्राइस 10% बढ़ने पर हो सकता है कोका कोला की डिमांड 20 या 30% बढ़ जाए। तो दिस इज व्हाट क्रॉस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अच्छा, पेप्सी का प्राइस 10% बढ़ने से कोका कोला की डिमांड 30% बढ़ती है, तो बेटा वी कैन से क्रॉस इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। और पेप्सी का प्राइस 20% बढ़ने पर कोका कोला की डिमांड 5% ही बढ़े, लेस इलास्टिक। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट्स का केस। अब हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्स का केस। से पेट्रोल की प्राइस और कार की डिमांड, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल एंड कार। पेट्रोल की प्राइस बढ़ने पर कार की डिमांड कम हो जाती है, तो इलास्टिसिटी तो है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस 20% बढ़ने पर कार की डिमांड 2% ही गिरती है, तो हम कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी इज लेस इलास्टिक। एंड पेट्रोल की प्राइस 10% बढ़ने पर कार की डिमांड 30% गिर जाए, तो इट्स अ केस ऑफ मोर इलास्टिक। तो समझ रहे हैं आप, यानी यहां पे 2 गुड्स इन्वॉल्व होंगे फ्रेंड्स। प्राइस इलास्टिसिटी में प्राइस के चेंज होने से डिमांड गिरता था तो वो प्राइस ऑफ एक्स था और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स था। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो जो बेसिक फॉर्मूला है वो होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन percentage change in price of y, because cross elasticity always involves 2 goods, one x one y। x और y तो नाम है, आप a और b लिख सकते हैं, and it can be any 2 goods like Pepsi और Coke और कार और पेट्रोल। तो ये है आपका बेसिक कंसेप्ट। अब यहां पे भी एक कमाल की बात बताते हैं बेटा कि ये क्रॉस इलास्टिसिटी गुड x की है गुड y की, क्या कह सकते हैं हम? तो बेटा द टॉपिक इज टाइटल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिमांड किसकी पढ़ी जा रही है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। तो दिस इज द क्रॉस इलास्टिसिटी ईसी ऑफ एक्स, है ना। दिस इज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स। एंड इफ आई राइट द फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई अपॉन परसेंटेज चेंज, तो इस केस में दिस इज द क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर y। ये x के लिए है, ये y के लिए,
न्यूमरेटर देखना है, न्यूमरेटर में y तो यहां भी y, न्यूमरेटर में x तो यहां भी x। ये बड़ा सिंपल है, जिसकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस अटेम्प्ट्स में। इसको हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ commodity upon percentage change in price of related commodity। ओके, नाउ जो ये रिलेटेड कमोडिटी ये सब्स्टिट्यूट भी हो सकती है और कॉम्प्लीमेंट भी। तो दोस्तों यहां मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि भैया अगर गुड सब्स्टिट्यूट्स हैं तो उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होगी, और अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होगी। जैसे अगर हम इनकम इलास्टिसिटी की बात करें तो नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव और इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव, तो यहां भी ऐसा ही कुछ है। सब्स्टिट्यूट्स में क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, क्योंकि बेटा दे गो इन द सेम डायरेक्शन। प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ेगा तो कोका कोला की डिमांड बढ़ेगी। व्हेन टू वेरिएबल्स गो इन द सेम डायरेक्शन पॉजिटिव साइन आता है। लेकिन पेट्रोल और कार की बात करें तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, कार की डिमांड गिरेगी, दे गो इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्स में हमेशा द क्रॉस इलास्टिसिटी। तो ये आप लर्न कर लें। ये दो क्वेश्चन और हो गए। इनकम में तो 5 थे, यहां पे 2 हैं, 2 से 3 कर देते हैं हम। इफ द गुड्स आर अनरिलेटेड, है ना, ये तो कौन सा केस हो गया था, रिलेटेड गुड्स, कि इफ द गुड्स आर रिलेटेड, रिलेटेड दो ढंग से ही होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स। बट इफ द गुड्स आर अनरिलेटेड, है ना, जैसे कि द प्राइस ऑफ शूज एंड द डिमांड ऑफ मोबाइल। नाउ शूज एंड मोबाइल आर नीदर सब्स्टिट्यूट नॉर कॉम्प्लीमेंट। अगर सब्स्टिट्यूट होते तो आप जूते की जगह मोबाइल पहन सकते थे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो अनरिलेटेड गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी इज 0। तो हमने इसमें एक डायमेंशन और ऐड कर दिया। तो प्लीज इसको कॉपी करें और लर्न करें। ये एग्जाम में पूछने लायक परफेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एंड यू कैन आंसर इन जस्ट 10 to 20 seconds। ओके, अगेन फ्रेंड्स, क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें तो यहां पे भी हमारे कोर्स में 2 मेथड्स हैं, वही जो इनकम इलास्टिसिटी में भी थे, परसेंटेज मेथड और आर्क इलास्टिसिटी। एंड अगेन द सेम थिंग, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो you'll always prefer arc elasticity. Now let us take one by one. सबसे पहले हम परसेंटेज मेथड पढ़ते हैं। हम 3 न्यूमेरिकल्स लेंगे, एक हम लेंगे फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक हम लेंगे फॉर कॉम्प्लीमेंट गुड्स और एक हम ले लेंगे फॉर अनरिलेटेड गुड्स। तो आप खुद ही ऑब्जर्व करना कि वैल्यू कहीं पॉजिटिव आएगा, कहीं नेगेटिव और कहीं 0। So the first method is percentage change method, and your formula is delta Q x upon delta P y into P y 1 and Q x, and this is of course friends the elasticity, cross elasticity for x, क्योंकि x की क्वांटिटी डिमांडेड है ऊपर। ओके, नाउ
नोटेशन अगर समझना चाहेंगे तो बेटा पी वाई और पी वाई वन आपको गिवन होगा, ये आपकी ओरिजिनल प्राइस, ये आपका न्यू प्राइस, और डेल्टा पी वाई आपका हो गया पी वाई वन माइनस पी वाई, ये ओरिजिनल प्राइस, ये न्यू प्राइस। सेम वे क्यू एक्स इज योर ओरिजिनल क्वांटिटी, क्यू एक्स वन इज योर न्यू क्वांटिटी, एंड डेल्टा क्यू एक्स जो होगा वो होगा क्यू एक्स वन माइनस क्यू एक्स द न्यू क्वांटिटी माइनस द ओरिजिनल क्वांटिटी। तो दीज आर द नोटेशंस बीइंग यूज्ड। एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट, माइनस साइन नहीं लगाना है बेटा। आप लर्न कर लें, ये माइनस साइन सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी में लगेगा, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी में हमें माइनस साइन नहीं लगाना है। तो लेट्स टेक न्यूमेरिकल्स। अब दोस्तों हमें एक्स और वाई करके नहीं गिवन होगा, इट कुड बी एग्जाम में हमें कमोडिटीज के नाम गिवन हो, एक कमोडिटी का प्राइस और दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड। तो इधर देखें, हमें दे दिया पेप्सी और कोक की इंफॉर्मेशन। पेप्सी का प्राइस 20 and then it rises to 24. Of course the price is in rupees and the quantity demanded of Pepsi was 1000 units, but when the price of Pepsi rose because of substitution effect, Pepsi महंगी हो गई तो लोगों ने Pepsi छोड़ी और कुछ लोग कोक पे शिफ्ट हो गए, तो this demand became say 1500। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेट्स अप्लाई इट। ऊपर आएगा डेल्टा क्यू एक्स। नाउ लिसन बेटा, ऑब्वियसली क्वांटिटी आपको इसकी गिवन है तो ये आपका एक्स हो गया, एंड प्राइस पेप्सी का गिवन है तो ये आपका वाई हो गया। ये एक्स और वाई एक स्टूडेंट को खुद लिखने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चेंज इन क्वांटिटी, दिस माइनस दिस इज 500 प्लस का, एंड दिस माइनस दिस इज 4। ओके, 1500 minus 1000 is 500, 24 minus 20, 4 into py, that is 20, this value beta, original price, and नीचे original quantity. Now let's simplify. This goes 2 times, 2 से 2 ये हो गया 10, 10 upon 4 is 2.5। नोट करें आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो वी कैन से द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऑब्वियसली बेटा पेप्सी और कोक गिवन है, हमें पता है ये दोनों कोल्ड ड्रिंक्स हैं एंड दे कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। सो वी टेक 2 गुड्स जिनका हमें पता भी नहीं है कि वो से कार और पेट्रोल है, वी हैव नो आइडिया कि वो सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट, बट हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि इसका प्राइस 50 से हो गया 70 और इसकी डिमांड थी 2000, ये हो गया 1000। The goods have been just named say A and B, and the question can ask 2 things. First, it can say what is the value of cross elasticity, and second, it may ask comment on the nature of goods कि ये goods substitute है या complement. So we can do it friends. सबसे पहले देखिए क्वांटिटी गिवन है, तो क्वांटिटी को हम x लिख सकते हैं और प्राइस को y ले लेते हैं। x और y लिखने का रीजन है कि यहाँ हमें फॉर्मूला x और y के टर्म्स में लर्न है, तो अब रख दें बेटा। तो डेल्टा q दिस माइनस दिस, माइनस का 1000 है ना, 1000 माइनस 2000, देन 70 माइनस 50 विल गिव अस 20 इनटू p, ओरिजिनल p 50,
and upon original Q, that is 2000. This goes 2 times is 50 upon 40, that is minus का minus sign 1.25. Minus sign means the goods are complementary goods. Okay. एंड ऑब्वियसली बेटा हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ चुके हैं बेटा से इसको पेट्रोल का प्राइस समझ लें तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो लोग पेट्रोल कम भराएंगे, पेट्रोल कम खरीदेंगे तो ऑब्वियसली फिर बेटा कार की डिमांड भी कम होगी. ऑब्वियस है. कॉम्प्लीमेंट्स में दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन, सब्स्टिट्यूट्स में दे गो इन द सेम डायरेक्शन. नाउ अगर हम पढ़ना चाहते हैं अनरिलेटेड गुड्स जस्ट फॉर नॉलेज सेक, लेट अस टेक शूज एंड एसी. शूज की प्राइस 2000 से हो गई 2500. एसी की डिमांड पहले थी 250 और अभी भी है 250. क्योंकि बेटा शूज की प्राइस बढ़ने पर वाई विल द डिमांड ऑफ एसी बी इफेक्टेड, बिकॉज शूज एंड एसी आर नीदर सब्स्टिट्यूट नॉर कॉम्प्लीमेंट्स, दे आर अनरिलेटेड गुड्स. सो व्हाट विल हैपन इफ यू फाइंड द आंसर is equal to delta Q, this minus this 0 upon delta P 500 into original price 2000 upon original quantity 250. तो friends 0 into anything is 0 and 0 divided by anything is 0. So what do we see? We can surely comment the goods are unrelated. The goods are unrelated. तो हमने अभी रिकैप करें तो क्या पढ़ लिया बेटा? परसेंटेज मेथड पढ़ लिया, 3 एग्जाम्पल ले लिए, फॉर्मूला ले लिया और हमने न्यूमेरिकल से भी वेरीफाई कर लिया कि सब्स्टिट्यूट्स में क्रॉस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्स में क्रॉस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड इफ द टू गुड्स आर अनरिलेटेड हैविंग नो रिलेशन टू ईच अदर देन द क्रॉस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज 0. Now we come to the method which is more important, क्योंकि according to our CA Institute, the study material, we are supposed to apply the second method which is called arc elasticity, and your formula becomes okay. वैसे again I repeat कि दिस अपॉन 2 एंड दिस अपॉन 2 करके होता है, एवरेज प्राइस लिया जाता है और एवरेज क्वांटिटी या हम कह सकते हैं मिडिल पॉइंट पे, लेकिन सिंस 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं तो हम इसको हटा सकते हैं. नाउ लेट्स टेक द सेम एग्जांपल. अभी हमने देखा था प्राइस था 20 और प्राइस था 24, ये था पेप्सी एंड देन वी हैड कोक एज 1000 एंड 1500. इसको हम लेंगे y क्योंकि प्राइस को y लिखते हैं, डिमांड QD को हम x लिखते हैं. फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे बेटा जो लिखा हुआ है. तो लेट्स पुट द वैल्यूज. क्या आ जाएगा बेटा? डेल्टा Q इज 500, डेल्टा P इज 4 इंटू, अब यहाँ केयरफुल रहना है, दोनों P को ऐड करना है. तो दोनों P को ऐड करेंगे तो 20 प्लस 24, दिस विल गिव अस
44 एंड नीचे दोनों Q को ऐड करना है, तो दोनों Q को ऐड कर लें. 1000 प्लस 1500 विल गिव अस 2500. So this goes 5 times, this goes 11 times 11 upon 5 is 2.2 and the answer is positive. तो बेटा वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं. लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, जब हमने इसको परसेंटेज मेथड से किया तो आंसर आया था 2.5, लेकिन अभी आया है 2.2. तो दिस इज द डिफरेंस बेटा, कि परसेंटेज मेथड और आर्क मेथड आपको हमेशा अलग अलग आंसर देंगे. तो इफ अ क्वेश्चन इज साइलेंट, go for arc elasticity and in the rarest of rare case arc elasticity लगाने पर भी ABCD चारों ऑप्शन नहीं मिले, तब आप परसेंटेज से कर सकते हैं. कॉपी करें, फिर हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और फिर हम लेंगे अनरिलेटेड गुड्स. लेट्स पुट द वैल्यूज. आप एक्स वाई नहीं भी लिखेंगे बेटा, क्वांटिटी का चेंज ऊपर, तो 1000 माइनस 2000 माइनस 1000, 20 इंटू ऊपर आता है सम ऑफ पी, तो 50 प्लस 70 इज 120. नीचे आता है सम ऑफ क्यू 3000. ये हो गया बेटा 3 टाइम्स और ये हो गया 6 टाइम्स 6 अपॉन 3 योर क्रॉस इलास्टिसिटीज. एंड अगेन द माइनस साइन है ये, तो माइनस साइन का मतलब वी कैन से द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. पिछली बार डिफरेंट वैल्यू आई थी बेटा, तो वैल्यू विल चेंज इफ वी अप्लाई अ डिफरेंट मेथड. अनरिलेटेड गुड्स लेते हैं बेटा. सो अनरिलेटेड गुड्स में प्राइस हो गया ये एंड क्वांटिटी वोंट चेंज, तो क्या हो जाएगा? अगर हम अनरिलेटेड को भी यहां पढ़ें तो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू हो जाएगा 0, तो 0 अपॉन 30 इनटू सम सेट ऑफ वैल्यू. बट बेटा ये 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग एंड 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, ये 0 ही आएगा. सो वी कैन से द गुड्स आर अनरिलेटेड. So this was a small lecture on cross elasticity. अब एक स्पेशल बात बताता हूं मैं आपको. वो स्पेशल बात ये है कि बेटा अगर हमें पता है गुड सब्स्टिट्यूट्स हैं तो हम कह सकते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव. अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो हम कह सकते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव. बट इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, स्पेशली फॉर दिस केस. अगर मैं आपको कह दूं क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो हम कमेंट नहीं कर सकते. हम कमेंट नहीं कर सकते कि गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ही होंगे बेटा. ये नेगेटिव ड्यू टू सम अदर रीजन हो सकता है, बट हाँ उतनी डिटेल हमारे कोर्स में नहीं, लेकिन ये लर्न कर लें कि अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्रॉस इलास्टिसिटी वुड ऑलवेज बी नेगेटिव. बट अगर क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो वी कैन नॉट विथ 100% गारंटी से कि द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री.
They might not be complementary. Getting it? So we have to be very careful. अब हमारा इसमें एक ही हेडिंग बाकी रहता है, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ फ्रेंड्स, आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. क्यों ना हम उनको ऐसे रिकॉल कर लेते हैं. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आई टॉट यू इन 2-3 लेक्चर्स. कुछ स्पेशल फैक्टर्स भी पढ़े थे हमने, इंटरेस्टिंग लगे होंगे आपको. फिर भी जो बेसिक 7-8 फैक्टर्स है वो रिकॉल करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में हमने सबसे पहला पढ़ा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, एंड वाइस वर्सा. देन हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी. तो यहाँ 2 पॉइंट्स थे, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स. फिर हमने पढ़ा था प्राइस एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, डायरेक्ट रिलेशन था कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने के चांस है तो करंट डिमांड बढ़ जाएगी. फिर पॉइंट नंबर 4 हमने पढ़ा था इनकम ऑफ अ कंज्यूमर. यहाँ 2 पॉइंट्स थे, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड्स में हमने पढ़ा था डायरेक्ट रिलेशन, इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी. फिर हमने पढ़ा था इंफीरियर गुड्स, जहाँ होता है इन्वर्स रिलेशन, इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड गिरेगी. फिर हमने पढ़ा था इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर अनइवन है या इवन है. अनइवन है तो डिमांड कम होगी, इवन होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी. या हम इसी पॉइंट को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, चेंज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. तो इफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस फ्रॉम अनइवन टू इवन, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी. एंड इफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस फ्रॉम इवन टू अनइवन, जो अभी हो रहा है, तो द क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल. देन हमने पढ़ा था पॉपुलेशन, वेरी इजी पॉइंट. पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा. फिर हमने पढ़ा पॉपुलेशन कंपोजिशन, कि भाई मेल फीमेल कितने हैं, लिटरेट इलिटरेट कितने हैं, तो इस कंपोजिशन चेंज होने से भी डिमांड चेंज होती है. जैसे कि पॉपुलेशन में बच्चे बढ़ गए तो टॉफ़ीज़ और टॉयज़ की डिमांड बढ़ जाएगी. फिर हमने पढ़ा था टेस्ट, वेदर, टेस्ट, फैशन, हैबिट, प्रेफरेंस. अगर ये प्रोडक्ट के फेवर में होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, नहीं तो कम होगी. हमने वेदर, फिर क्रेडिट फैसिलिटी, एडवर्टीजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेनी फैक्टर्स पढ़े थे बेटा. तो दोज वर एक्चुअली फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. दैट वाज अ सेपरेट टॉपिक, दैट वाज अ सेपरेट चैप्टर. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि भैया ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनके कारण इलास्टिसिटी बढ़ेगी गिरेगी नहीं. बेटा इस बार एस्पेक्ट अलग है. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में था कि भाई इनकम बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, से इंफीरियर गुड्स. तो वी वर फोकस ऑन द डायरेक्शन. बट अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये डायरेक्शन की स्टडी नहीं है, ये डिग्री की स्टडी है. तो हम पढ़ेंगे कि इन फैक्टर्स के कारण कब डिमांड मोर इलास्टिक होगी और कब लेस इलास्टिक, कब डिमांड मोर इलास्टिक होगी और कब लेस इलास्टिक. तो दैट वुड बी अवर टॉपिक. हम सिर्फ एक पॉइंट को टच करके आज छोड़ते हैं, सो दैट एक क्यूरियोसिटी बने आपके, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम पूरा फिनिश कर लेंगे इलास्टिसिटी को. तो आवर हेडिंग वुड बी फैक्टर्स अफेक्टिंग ईडी, एंड ऑफ कोर्स ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. हमारे सिलेबस में फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. 2 हेडिंग्स होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इनकम अक्रॉस इलास्टिसिटी, बट वो हमारे सिलेबस में कवर्ड नहीं है. लेट अस स्टडी वन फैक्टर टुडे, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. ठीक है, मतलब क्या किसी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है या नहीं है. यह हम ऐसे भी कह सकते हैं फ्यू सब्स्टिट्यूट्स मैनी सब्स्टिट्यूट्स, बट समझ में आराम से कब आता है, जब नो सब्स्टिट्यूट एंड ऑन द अदर केस इफ अ गुड हैज सब्स्टिट्यूट्स. तो
पहले आपको बता देते हैं क्या होता है फिर लॉजिक। तो इफ अ गुड हैज नो सब्स्टिट्यूट्स एंड इफ द गुड्स हैज यस इट हैज सब्स्टिट्यूट्स, तो इफ सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल देन द डिमांड इज लेस इलास्टिक, एंड इफ द सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, yes they are available, it's more elastic। अब आपको लग रहा होगा क्रैम कर रहे हैं आप, लॉजिक लेते हैं, और जो मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं बेटा एज अ स्टूडेंट, आप खुद, क्योंकि आप खुद स्टूडेंट के अलावा एक कंज्यूमर है, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग है, आई होप आप समझदार हैं, तो आप अपने आप को पुटअप करें एज अ कंज्यूमर और इमेजिन करें कि प्राइस 10 या 20% बढ़ा है, तो आपका माइंड एक रैशनल आंसर देगा कि डिमांड कितना गिरेगा। जैसे कि पहले यस का केस लेते हैं एंड से देयर इज अ सोप लक्स, और लक्स सोप जिससे हम नहाते हैं उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं बेटा, देयर इज सिंथॉल, देयर इज डव, देयर इज डिटॉल एंड एन नंबर ऑफ सोप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, मेनी सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। तो अगर लक्स सोप जिसके सब्स्टिट्यूट्स हैं, यस वाला एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं हम, अगर उसका प्राइस बढ़ता है 20%, सपोज करें लक्स का सोप 25 रुपीज का है और उसकी प्राइस 30 होगी, तो 25 पे 5 रुपए बढ़ गए, 20% इंक्रीज। द इनिशियल प्राइस वाज 25 एंड द न्यू प्राइस इज 30, तो डेल्टा पी कितना हो गया 5 रुपी। 5 रुपी कितना होता है 25 का 20%। तो व्हाट विल मेजोरिटी ऑफ कंज्यूमर्स डू, सोचें आप, तो जरूरी थोड़ी ना नहाना है तो लक्स ही चाहिए, 25 से 30 हो गया, सेलेरिल 27 का ही आ रहा है, गोदरेज नंबर 1 25 का ही है, तो देयर आर अदर सोप्स, उनका प्राइस नहीं बढ़ा है, प्राइस इस कमोडिटी का बढ़ा है, लक्स का बढ़ा है, इसके सब्स्टिट्यूट्स का नहीं बढ़ा है। व्हाट विल रैशनल कंज्यूमर्स डू, उन्हें तो नहाने से मतलब है बेटा, दे नीड सम सोप, नॉट दिस पर्टिकुलर सोप। So mainly most of the consumer will shift to some other brand because other brands are available. So what will happen? Since people will shift to other brands, the demand of Lux might fall by a huge percentage. Why should a rational consumer spend 5 more rupees when the substitutes are available at the price approx 25? तो अगर आप फॉर्मूले में रख के देखेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो दिस इज 3.5 मोर इलास्टिक। अगर ये 50% भी गिरता तो ये आ जाता 2.5, है क्या ये मोर इलास्टिक, तो इसीलिए हमने यहां मोर इलास्टिक लिखा है बेटा। ओके Now let us take the case of no. So no में we are talking of RECB। पिछली बार हमारा एग्जाम्पल सोप था, इस बार एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी। The electricity in Rajasthan is provided by a company called Rajasthan State Electricity Board. We have no substitute. In Rajasthan, we do not have Tata Power or Reliance Power which is giving electricity कनेक्शन डोर टू डोर। हाँ, हमारे पास मोबाइल के केस में जियो भी है, एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है, वी हैव ऑप्शंस, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है अगर हमें 3G या 4G कनेक्शन चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में नो सब्स्टिट्यूट। तो अब अगर इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स 20% बढ़ाई जाती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स 20% बढ़ाई जाती है, तो सोचें आप, कैन वी गो टू टाटा पावर, रिलायंस पावर, ऐसा कोई कंपनी है ही नहीं फिलहाल, वी हैव नो सब्स्टिट्यूट, एंड इलेक्ट्रिसिटी के तो हम हैबिचुअल हो चुके हैं, है ना, घर में पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, एसी भी चलेगा, माइक्रोवेव भी चलेगा, फ्रिज भी चलेगा। सो व्हाट विल हैपन, द डिमांड विल नॉट फॉल दैट मच, इट माइट फॉल जस्ट बाय 2%। और वो 2% भी क्यों बेटा, कि आप किसी रूम में बैठे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और वहाँ का पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो आपके पेरेंट्स डांटेंगे कि भैया बिजली महंगी हो गई है, तो वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी अ बिट, ठीक है ना। तो अगर इसको एनालाइज करें, परसेंटेज चेंज ऊपर आता है, ई का फॉर्मूला रिकॉल करें,
परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये तो आ गया बेटा पॉइंट 1। व्हाट इज पॉइंट 1? व्हाट इज पॉइंट 1? दिस इज लेस देन 1, लेस इलास्टिक। तो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन डिटेल। तो जैसे ये एक फैक्टर है बेटा, वी हैव many factors. To be exact, we have around 8 factors which affect price elasticity of demand. All are easy to learn if we apply common sense. As a student आप खुद ये काम करके देख सकते हैं, प्राइस बढ़ा के देखें, और इसको समझना बड़ा आसान है बेटा। अगर आप माइंड में, आपको सिर्फ माइंड में प्राइस को 20% बढ़ाना है, इफ योर माइंड सेज द डिमांड विल फॉल बाय 4%, 5%, 6%, यानी थोड़ा सा है ना, से 4%, तो हम कह देंगे लेस इलास्टिक। और अगर आपका माइंड कहता है कि नहीं भैया द डिमांड विल फॉल सिग्निफिकेंटली बाय मोर देन 20%, से 40%, 50%, तो वी विल से द डिमांड इज, बस प्राइस बढ़ाना है माइंड में। और जो दो अलग अलग सिचुएशंस होंगी ना, जैसे यहां भी दो है, नो और यस, तो हर पॉइंट में वी विल हैव 2 सिचुएशंस। एक में डिमांड होगी मोर इलास्टिक, एक में होगी लेस इलास्टिक। आपको कस्टमर की तरह प्राइस बढ़ा के देखना है, आपका रैशनल माइंड आपको गाइड करेगा। एंड इफ सम स्टूडेंट्स डू नॉट हैव दैट रैशनल माइंड, आई एम देयर टू हेल्प यू। हम हर पॉइंट में डिस्कस कर लेंगे, हम एक टेबल बना के भी लर्न कर सकते हैं। हम सारे फैक्टर्स लिख देंगे एक तरफ और लिख देंगे कब मोर इलास्टिक, कब लेस इलास्टिक। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स सम अप। आज के लेक्चर में हमने क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ा, जो था रिलेशन बिटवीन 2 गुड्स एक्चुअली। तो यहां हमने पढ़ा कि रिलेटेड गुड्स जो होते हैं, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट, उनकी प्राइस चेंज होने से किसी रिलेटेड गुड की डिमांड पे कितना इफेक्ट होगा। सब्स्टिट्यूट्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी वुड बी पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री केस में इट वुड बी नेगेटिव, एंड अनरिलेटेड में इट वुड बी 0। फिर हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड ऐसे ही रिकैप कर लिए टू मेमोराइज, एंड फाइनली हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में से एक फैक्टर बहुत डिटेल में आज कवर किया। तो इसको समझें। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू द अदर 6-7 फैक्टर्स। Thank you so much. Have a good day.